हेलो फ्रेंड्स, क्या कंफ्यूज हैं, क्या करें? करियर में बहुत परेशान हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ट्वेल्थ के बाद क्या करना है, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, या कोई जॉब में ऑलरेडी लगे हुए हैं, भले ही गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, लेकिन फिर समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें मन नहीं लग रहा, तो आगे क्या करें। आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी, हर चीज़ में बहुत स्कोप है। जिस तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको दिए गए हैं लर्निंग के लिए, आज आप किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। इतना कंटेंट भरा पड़ा है इसमें कि आप अगर ढूंढने लगेंगे तो आपके क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वीडियोस ख़त्म नहीं होंगे। तो अगर आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी मिली है तो आप उसका बेनिफिट लीजिए और जो भी अपने डाउट्स हैं उनको क्लियर कीजिए। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले के टाइम में कहा जाता था कि जिसके पास गुरु है वही सक्सेस हो सकता है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। तो आज आपके पास इतने गुरु हैं, हर फील्ड के गुरु अवेलेबल हैं, जिनको आप बिना कहीं जाए, बिना कोई एडिशनल फीस पे किए, आप उनसे उनकी बताई हुई बात को सुनकर, लिखी हुई बात को पढ़कर आप अपना जो है डाउट क्लियर कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि सबसे पहला कन्फ्यूज़न बच्चे के माइंड में जब वो 5th 6th क्लास में होता है कि मुझे बड़ा होके क्या बनना है, क्या उसके 100 विचार होंगे, वो हर कुछ बनना चाहता होगा। उसे ऐसे कभी उसे पायलट अच्छा लगता है, कभी पुलिस अच्छा लगता है, कभी डॉक्टर अच्छा लगता है, कभी बिजनेसमैन अच्छा लगता है। उसे समझ में नहीं आता है कि उसे करना क्या है। फिर अगर हम थोड़ी सी और एज की बात करें, जब वो बड़ा होने लग जाता है, तो सबसे पहला जो पड़ाव उसके पास आता है बोर्ड के एग्ज़ाम। तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए स्टार्टिंग में ही थोड़ा थोड़ा सा डर उनमें डाल दिया जाता है कि इसमें फ़ेल नहीं होना है, इसमें अच्छे मार्क्स आपको लेके आने हैं। तो कभी भी बच्चों पे इतना बर्डन नहीं डालना है। स्मूथली उनको वो जो पढ़ाई कर रहे हैं बस उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन करते रहना है और बोर्ड का एग्ज़ाम क्लियर करवा देने हैं। 8th का है, आगे अगर 10th का एग्ज़ाम वो देता है। यही कुछ लास्ट की क्लासेस होती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं। 8th 9th 10th 11th 12th इसी में डिसाइड हो जाता है कि आपको आगे क्या करना है। हालांकि जितने भी आप बड़े प्लेयर्स देखेंगे या फिर सेलिब्रिटीज़ देखेंगे, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही करियर में कदम रख लिया होता है। और हम जो हैं जॉब की तलाश में जाते हैं, हम पहले अपनी पूरी एजुकेशन एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मास्टर्स और पीजी चलता रहता है। तो दोनों ही तरीके सही हैं। अगर आप अर्ली एज में कमाने लग जाते हैं तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन अर्ली एज में कमाने के लिए आपका लक अच्छा होना भी ज़रूरी है और मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है इसमें। मान लीजिए कि अगर आपने एजुकेशन किया हुआ है और उसके बाद आप मेहनत करने में लगे हैं, तो इन एनी चांस अगर आप करियर की दौड़ में अगर कहीं पीछे रह जाते हैं, तो आपके पास एजुकेशन आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, हमेशा आपका एक हेल्पिंग हैंड रहेगा जो आपको किसी भी तरीके से काम आएगा। तो अगर मैं बात करूं 10th के बाद जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो 10th के सब्जेक्ट्स को आप वैसे देखिए कि आपका बच्चा इंटरेस्ट किस चीज़ में ले रहा है। कहानियों में, पुरानी कहानियों में इंटरेस्ट ले रहा है, उसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा है और आप उसको साइंस दिलाना चाह रहे हैं, तो ऐसा उसके साथ मत कीजिए। जो सब्जेक्ट उसको अच्छा लग रहा है, जिसमें उससे मज़े आ रहे हैं और उसको पढ़ने में उसे इंटरेस्ट आ रहा है, वो सब्जेक्ट आप उसको लेने दीजिए। क्योंकि आप उसे जो बनाना चाहते हैं वो बने, उसमें वो लास्ट में खुश रहे नहीं रहे, पूरा आपके ऊपर वो आने वाला है कि मम्मी या पापा ने या फिर किसी भी बड़े रिलेटिव ने या ऐसा चाहा था जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ जहाँ मुझे नहीं होना चाहिए था। तो ऐसा कुछ भी ना करें। जो बच्चे का इंटरेस्ट है आप उसको वो सब्जेक्ट दिलाएं, हाँ, लेकिन उससे पहले आपको हर एक सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस उससे बतानी पड़ेगी कि साइंस लेने से आपके पास आगे कौन कौन से करियर और स्कोप हैं। और ये सेम चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे जो कंटेंट अवेलेबल है उसमें भी आपको जानकारी मिल जाएगी। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी लेने से आपको क्या होगा, आर्ट और कॉमर्स में क्या डिफरेंस है, आपको ये चीज़ें उन्हें समझानी पड़ेगी। हाँ, ये मैंने देख लिया बच्चे का किस में इंटरेस्ट है, तो आपने उस चीज़ को आगे गो अहेड कर दिया, लेकिन उसको उस टाइम तक 10th तक उसको एक समझने की कैपेबिलिटी आ जाती है। उसको समझाने के लिए आपके पास कंटेंट होना ज़रूरी है कि आप उसके अंदर क्या फीड कर रहे हैं। अगर आपने उसको हर एक सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बता दी कि सभी सब्जेक्ट ब्राइट है, लेकिन सभी सब्जेक्ट में ये करियर आगे जाके आपको मिलते हैं,
और कुछ ऐसे करियर होते हैं जिसमें सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं उस पर्टिकुलर जॉब की अप्लाई करने के लिए। जैसे बहुत से जॉब, ज़्यादातर जॉब मैं ये कहूँगी सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं। उसमें आपने बीएससी की है, बीए की है, बी फार्मेसी की है या एमबीबीएस की है, ऑल आर इक्वली ट्रीटेड, कि ऑल आर ग्रेजुएट। तो वहाँ पे आप एग्ज़ाम देंगे और आपको जो रैंक मिलेगा, तो यू कैन नॉट से कि भाई एमबीबीएस है तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके इसमें आया है तो ही विल गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट, उसको अलग ट्रीटमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है। अगर वो एग्ज़ाम एक पर्टिकुलर रैंक के लिए है जिसमें सभी एलिजिबल हैं, तो उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद उन सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले आप उनको सब्जेक्ट का क्लैरिटी दीजिए। सब्जेक्ट का क्लैरिटी देने के बाद आप एक डिसीज़न पे पहुँचिए कि कौन सा जो सब्जेक्ट आपकी और उनकी दोनों की थिंकिंग को मैच करता हुआ सा दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे ही आप उसको वो सब्जेक्ट चूज़ करवाने में उसकी हेल्प करते हो, तो वो उसका पहला स्टेप होता है करियर की तरफ बढ़ने का। अब बहुत सी चीज़ें बदलने वाली होती है इस टाइम में। तो बच्चा जब सब्जेक्ट चूज़ कर लेता है, ऐसा मत समझिए कि तूने ही चूज़ किया था तो अब तुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। टाइम टू टाइम व्हेन एवर ही वांट्स या शी वांट्स, तो उसको आप हेल्प प्रोवाइड कीजिए। काउंसलिंग सेंटर हैं, ये अपना कोचिंग सेंटर्स हैं और ऑनलाइन क्लासेस हैं। कहाँ वो कंफर्ट फील करता है या करती हैं, उनको आप प्रोवाइड करवाइए। क्योंकि जब आप एजुकेशन देने में लगी गए हैं, तो एजुकेशन वैसे आप एक्सपेंसिव पैसे के आधार पे आप इसको रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हाँ, ये अलग बात है कि गवर्नमेंट स्कूल में पता नहीं क्यों एडमिशन कराना कोई प्रेफर नहीं करता, लेकिन जो टीचिंग स्किल और वहाँ टीचर्स जो होते हैं वो बहुत ही कैपेबल होते हैं। बहुत एग्ज़ाम के बाद आते हैं, उनके भी मतलब जिस तरह से बच्चा एग्ज़ाम देता है उस तरह वो टीचिंग के एग्ज़ाम दे के क्लियर करके अपने आप को प्रूव करके और वहाँ आते हैं। तो इतने हाईली क्वालिफाइड बंदा जब आपको आपके बच्चे को पढ़ा रहा है, तो आपको चिंता करने की वैसे ही ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, मोटिवेशन की ज़रूरत है कि आप टाइम टू टाइम जो है टीचर के साथ एक ऐसा बॉन्डिंग बनाइए ताकि आपके बच्चे से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो वो आपको तुरंत शेयर करे, या फिर बच्चे का जो फीडबैक है वो आपको तुरंत बताए। इसमें अच्छा रहता है कि अगर आप जो पीटीएम वगैरह होती है वो अटेंड करें, तो एक स्कूल के साथ इंटरेक्शन आपका जो है वो अच्छा बना रहता है। इसके साथ ही स्कूल टाइम में अगर आप बच्चों को किसी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डाल देते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। जिससे क्या होता है, आगे चल के अगर मान लीजिए बच्चे को पढ़ाई में इतना ज़्यादा वो नहीं इंटरेस्ट ले पा रहा है, स्कोर नहीं कर रहा है, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी उसकी बहुत अच्छी है, तो वो उसमें अच्छा करेगा। तो ये आपको स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में ही करने की चीज़ें होती हैं। जैसे आप शुरू में ही अगर बच्चे को ये सारी चीज़ें इनकलकेट कर दोगे, तो आपको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये होता है मल्टीटास्किंग, जो आप पहले ही उनको डिफरेंट डिफरेंट टास्क दे रहे हो कि आप पढ़ाई तो कर ही रहे हो, उसके साथ आपका ये हो गया। अगर पढ़ाई नहीं है तो आपके लिए ये ओपन करियर है, और अगर यही करियर नहीं है तो आपके लिए स्पोर्ट्स अवेलेबल है। तो कभी भी किसी भी स्टेज पे जाके बच्चा डिमोरलाइज होता हुआ आपको दिखता है तो उसे होने नहीं देना है। उसको हमेशा बताना है कि एवरीवेयर जहाँ भी एक रास्ता बंद है, दूसरा ऑलवेज़ ओपन फॉर यू। तो आपको उस ओपन रास्ते को हमेशा उसको दिखाते रहना चाहिए, ना कि बार बार ब्लेम करना कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, गेम्स में भी अच्छा नहीं है, करियर में भी कुछ नहीं कर पाएगा। दीज आर द नेगेटिव वर्ड्स, ऐसे उनको ना बताएं। फिर आता है कि उसने 10th में जो सब्जेक्ट ले लिया, 11 12th में ठीक है, उसने किसी ने बहुत अच्छा स्कोर किया, किसी ने नहीं किया, तो इट डजेंट मीन कि उसने वो सब्जेक्ट गलत चूज़ किया है। आप गो अहेड होने दीजिए जब तक बच्चे को लग रहा है कि वो कर सकता है। और या फिर उनके जो भी टीचर हैं या उनके जो काउंसलर हैं, कोचर हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि वो कोचिंग में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो ये करेगा। आप स्विच भी करा सकते हैं बीच बीच में। अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट में उसको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप दूसरे सब्जेक्ट में भी उसको चेंज करवा सकते हैं। तो इसी तरीके से जब सब्जेक्ट चूज़ हो जाते हैं, तो उसके बाद में 12th के बाद में उनको अपना ग्रेजुएशन कैसे भी कंप्लीट कर लेना चाहिए। कुछ कुछ प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जिसमें ग्रेजुएशन के लिए भी एग्ज़ाम पहले एंट्रेंस देना होता है। तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जैसे आप एमबीबीएस की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको स्टडी 8th क्लास से ही शुरू हो जाती है। और अगर मान लीजिए आप जो मतलब जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो मान के चलिए आपको सीट्स मिलने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। फिर आपका ये फार्मेसी है, डी फार्मेसी है, बी फार्मेसी है, कॉमर्स में बीकॉम में आपको वैसे ही एडमिशन मिल जाएगा, बीए है। प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जो उनमें डिग्री आपकी 4 साल की रहती है नॉर्मली, और
जैसे MBBS है तो उसमें इंटर्नशिप मिला के 5 साल भी हो जाते हैं। ये नॉर्मल जो आपकी डिग्री रहेगी वो आपकी BA, BSc, BCom ये आपकी 3 साल की रहती है। तो 3 साल में 12th के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हो। अब आपको ये समझना ज़रूरी होता है कि मैं किस किस एरिया में, LIC है, अपना बैंकिंग सेक्टर है, और भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन, पुलिस डिपार्टमेंट है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अपना सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में जो आते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू। बट आपको करना क्या है कि आपको अपने आप को एक्टिव करने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए कि भाई मेरे पास एटलीस्ट अब मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। तो आपने किसी से सुन लिया कि चलो पुलिस का एग्ज़ाम दे लेते हैं, नो, दैट इज़ नॉट द मीन ऑफ इट कि कांस्टेबल का दे दिया, SI का दे दिया, नहीं। पहले आप अपने आप को देखिए कि एटलीस्ट मेरे पास कितने सारे ऑप्शन हैं। सुने सुनाए ऑप्शन पे आप काम करने लग जाते हैं, उसी डायरेक्शन में बढ़ने। जैसे पहले डॉक्टर इंजीनियर कॉमन होता था तो सभी लोग अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर ही बनाना चाहते थे क्योंकि कुछ और सुना ही नहीं है। लेकिन अभी मैंने आपको क्या कहा कि बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। 12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं वो सबकी एक लिस्ट बना लीजिए, उसमें आपको बहुत सारे मिलेंगे। अब रहती है बात आपका इंटरेस्ट किस में है, वो 5 आप चूज़ कर लीजिए, उन 5 के एग्ज़ाम आप भरते रहिए और ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है तो पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मैं ये चाहती हूँ 1 या 2 चांस आपने देखे अच्छे मेहनत की, 2 साल उसमें लगा दिए, तो ज़्यादा साल किस लिए ही ख़राब करना है। जब आपके पास और हज़ारों वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं तो आप उनमें अप्लाई कीजिए, उनमें ट्राई कीजिए, क्योंकि जहाँ होना होता है वहाँ आपका एक ही चांस में हो जाता है। और होने के बाद ऑलमोस्ट सभी जॉब एक जैसी ही होती है। उसमें अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब का जो आपका एक क्राइटेरिया है कि इस आप पे स्केल पे हैं तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी, तो ऐसा नहीं है कि इस गवर्नमेंट में इतनी नहीं मिलेगी, उसमें इतनी मिलेगी। गवर्नमेंट एक ही है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पे है और कौन सा स्टेट का मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ, मतलब अपने स्टेट में कौन सा एग्ज़ाम दे सकता हूँ, और जो सेंट्रल का एग्ज़ाम है वो मैं कौन कौन से पकड़ सकता हूँ। तो वो एग्ज़ाम आप लीजिए और उनका एक लिस्ट बनाइए। पहले आपके सबसे पहले आपकी ये क्लियर होना चाहिए, ये पहला ही क्वेश्चन। अगर आप ग्रेजुएट हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो आज ही अपनी एक लिस्ट बना लीजिए और देखिए कि मेरे स्टेट में अवेलेबल, जब आपने पहला मन में ठान लिया कि आपको स्टेट में रहना है, तो आप स्टेट में जो वैकेंसी है पहले निकली हुई है उस पर नहीं गौर कीजिए। जो है, जिसमें हम जा सकते हैं, जो डिपार्टमेंट है जहां हम अप्लाई कर सकते हैं एज अ ग्रेजुएट, वहाँ आप सारी वो चीज़ें देख लीजिए कि कौन कौन से विभाग हैं। अगर आपको विभागों की अच्छे से जानकारी हो गई, उसके बाद में आप देखिए कि अच्छा इन विभागों में से किस विभाग में अभी मेरे लेवल की वैकेंसी। ऐसा नहीं है, देखिए बहुत लोग ये भी गलती करते हैं, अच्छे से ग्रेजुएट हो गए, अच्छे नंबर से पास हो गए और फिर आप एक पियोन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। अपने साथ कभी भी इनजस्टिस मत कीजिए कि आपने एग्ज़ाम दे दिया, आप क्रैक हो गए और उसके बाद आपको गिल्ट फील हो कि अरे यार मैं जो डिज़र्व कुछ ज़्यादा करता था मुझे ये मिल गया। वो क्यों मिलता है? वो आपको इसलिए मिलता है क्योंकि आपको बाकी चीज़ों की जानकारी नहीं रहती। आज जो है स्कोप इतने ज़्यादा है, आदमी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है, अपने घर में रह के, गाँव में रह के भी कुछ भी कर सकता है। 1-1.5 लाख रुपए मंथली कमाना इज़ नॉट अ बिग डील। आप गाँव में बैठे हुए तो ऑनलाइन बच्चे घर पे बैठ के जॉब करके भी 1.5 लाख 3 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। मतलब सालाना उनका अगर देखेंगे तो 30-35 लाख का पैकेज होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको पहले उस चीज़ की जानकारी है या नहीं। देखिए बहुत सी चीज़ें हैं, आपके आस पड़ोस वाले हो सकता है आपको नहीं बताएंगे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन ढूंढने बैठेंगे तो 2-4 वीडियो में आपको मिल जाएगा, या फिर गूगल में आप ट्राई करेंगे तो वहाँ भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। मैं कोशिश करूँगी अगर मेरे पास हुई इस तरह की लिस्ट की ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या करना चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। अभी रहती है कि आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आप उसमें सेलेक्ट हो गए, आपने अच्छे से उसकी ट्रेनिंग होती है जो वो कर ली, या फिर जो भी टेन्योर होता है प्रोबेशन वो आपने क्लियर कर लिया, फिर आप जॉब करने लगे। जॉब करने के बाद भी 4-5 साल बाद आपको लगता है नहीं ये ठीक नहीं है, मैं गलत जगह पे आ गया, मुझे कहीं और होना चाहिए था। तो वैसे तो स्थिरता कहीं आती ही नहीं है, लेकिन आपको फिर ऐसे लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है और आप कहीं और जा सकते हैं, तो कोशिश करना मत छोड़िए। उस काम को जब तक वहाँ हैं तब तक फुल्ली डेडिकेशन से कीजिए ताकि आप जो है अपने स्किल्स को बढ़ाएं।
वो स्किल्स आपके बढ़ते रहेंगे और सालों का जो एक्सपीरियंस आपके साथ जुड़ता रहेगा, फिर उसके बाद फिर बहुत सारे स्कोप आपके पास खुल जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपको कॉरपोरेट सेक्टर जो है बड़ी आसानी से, मतलब बहुत ही कॉरपोरेट सेक्टर भी हमेशा ये चाहते हैं कि टैलेंटेड लोग हमारे पास आएँ, जिनके पास भर भर के एक्सपीरियंस हो और अच्छा एजुकेशन हो और उन्होंने अच्छी जगहों पे काम कर रखा हो, दुनिया को देख रखा हो, यहाँ पे क्या क्या जोग्राफिकल कंडीशन है उनसे वो वाकिफ़ हो। तो ये सब चीज़ें जैसे जैसे आप जॉब करते हैं आपको एक्सपीरियंस होता जाता है, आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी होती जाती है, तो आप खुद ब खुद एक एक्सपीरियंस्ड जो है एम्प्लॉय बन जाते हैं, जिसको कहीं भी आप इंटरव्यू में डालेंगे तो आपको डेफिनेटली इन्विटेशन कॉल आता है वहाँ के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो अब रही बात स्विच ओवर की। अब उसके बाद मान लीजिए आपने फिर स्विच कर लिया और आपको अब ये लग रहा है कि नहीं ये भी ठीक नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए, तो मैं फिर ये कहूँगी कि आपका मन विचलित नहीं हो रहा है, आप आगे की सोच रहे हैं। सोचिए आप आगे की, तो आगे की सोच रखते हुए अब आपको क्या करना है, अब आपको लगेगा कि नहीं मैंने बहुत जॉब कर ली, अब मुझे खुद का कुछ छोटा मोटा काम शुरू करना है, शायद वो बढ़ जाए। तो रिस्क हर चीज़ में होता है, तो ट्राई कीजिए। जॉब में रहते हुए बहुत से लोगों ने बहुत से काम शुरू किए, इवन एप्पल कंपनी भी जो है उनके ऑनर ने जॉब में रहते हुए ही काम शुरू किया था, उसके बाद में आज आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बिज़नेस ये एम्पायर खड़ा हो गया है। तो सेम ऐसी चीज़ है कि आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो आप उसको स्लोली अपने पैरेलली आप थोड़ा थोड़ा उसमें काम करते रहिए, और धीरे धीरे जब आपको ये लगे कि जितना आप अर्निंग कर रहे हैं उससे लगभग ट्वाइस या थ्राइस आपको आ रहा है, तो आप उसमें फुल्ली जा सकते हैं। क्योंकि जो जॉब एक ऐसी चीज़ है वो आपके बहुत सारे घंटे ले लेती है, आपका टाइम पूरा का पूरा ले लेती है। आपको सोच तो बहुत कुछ रहे हो लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, एक जगह पे एक ऑफिस में आप बस वहाँ ऑफिस का ही काम कर पा रहे हो। तो जब तक आप वहाँ हो ऑफिस में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे वहाँ जाना है, तो आप अपना प्लान उस तरफ डाइवर्ट कर लीजिए और उस पर डायरेक्शन में आप काम करना शुरू कर दीजिए। और जॉब में रहते हुए कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी हर जॉब में, तो उसमें आपको पता चलेगा किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप जो हायरार्की होती है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो इतना ही। आपको अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है करियर में, आप जिस पड़ाव पे हैं उस पड़ाव पे ही आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले मेरी वीडियो से। और किसी भी स्टेज पे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली आप मैसेज कीजिए कि ये जो पढ़ाई है ये हमें नहीं हो रहा, ये जो जॉब है ये हमसे नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल स्किल कि वो कुछ ना कुछ करे। जब आज आप ये भजिए और पकोड़े तलने वाले भी वीडियो बना के और बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो आई कैन नॉट से कि ग्रेजुएट बंदे जो हैं उनको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत है। तो अपने करियर में किसी भी पड़ाव पे डीमोटिवेट ना हों, किसी से भी आप गाइडेंस लें और आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।